किश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझ कर भी जल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, ये अपनी जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए गए हैं यहाँ पे, जो कि KVS, सुपर टेट, सी टेट, DSSB इनके लिए मतलब बहुत मतलब कि इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चलो करते हैं अटेंड अपने क्वेश्चनों को बिना देरी करते हुए। तो प्लीज़ एक बार सर मतलब जो भी हैं देख रहे हैं मेरे भाई बहन, एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलो बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये जो वर्ड इसमें दिए गए हैं ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित थी। यानी कौन सी वैसी पंचवर्षीय योजना थी जो सामाजिक न्याय और समानता के साथ समानता के विकास के साथ लक्ष्य पर केंद्रित थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। बताइए दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो सामाजिक न्याय और समानता के तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास ये इस पर केंद्रित थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं क्या है। वर्ष 2013 यानी 213 को भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि का हिस्सा माना जाएगा? जो 213 है वो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि का हिस्सा माना जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 13 पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना। यानी कि जो सन 2013 है इसको किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा माना जाएगा? तो इसमें दोस्तों बताइए, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व उस समय किसने किया था? उस समय नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इस योजना की अवधि काल कितनी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल थी 212 से लेकर के 217 के बीच। ये इसकी क्या थी? मतलब कार्यकाल की अवधि थी। अब इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य विषय था उसको लिखेंगे। इसका मुख्य विषय था, इसका जो मुख्य विषय था वो था तेज अधिक तेज अधिक तेज अधिक तेज अधिक क्या लिखेंगे? तेज अधिक समावेशी और सतत विकास। समावेशी और सतत विकास। सतत विकास ये पूरा लिख लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तेज अधिक समावेशी और सतत विकास, ये इसका क्या था? ये इस पंचवर्षीय योजना का क्या था? विषय था। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना में इस योजना के अंतर्गत जो वृद्धि दर थी वो कितनी लक्ष्य रखा गया था? इसके अंतर्गत कितना लक्ष्य रखा गया था जो वृद्धि दर प्राप्त करने का? तो लिख लेंगे 8% इसको प्राप्त करने का, यानी वृद्धि दर 8% प्राप्त करने का इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से 3-4 क्वेश्चंस और भी हैं जो मैं आपको लिख लेंगे। इस योजना को लिखेंगे, इस योजना को मतलब 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 215 1 जनवरी 215 1 जनवरी 215 को एक नई संस्था के रूप में, एक नई संस्था के रूप में, एक नई संस्था के रूप में, एक नई संस्था के रूप में इसको क्या कर दिया था? परिवर्तित कर दिया गया था। और उस नई संस्था का नाम क्या था?
उस नई संस्था का नाम था क्या? नीति, NIT और आई, नीति। इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसको पूरा लिख लेंगे, जगह कम है, मैं बोल रहा हूँ, दोबारा लिख लेंगे। नेशनल, एन से नेशनल, NITIONAL, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म थी। तो नीति आयोग की संस्था जो थी, ये नई संस्था कब आई थी? 1 जनवरी 2015 को, ध्यान रखेंगे। पर हमारी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना चल रहा था? 212 से लेकर के और 217 के बीच तक चल रहा था ना। तो यहीं पर 215 में 1 जनवरी 215 को इसको बदल करके उसका नई संस्था का नाम कर दिया था, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सही है दोस्तों। तो इसका अब बात तो वही है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और अब इस समय कौन है? यानी कि नरेंद्र मोदी जी। और उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? बात ये भी आती है, तो उस समय उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष थे यानी कि नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं इस चीज़ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इसमें बता दी जानकारी हो गई। अगला चलते हैं। अगला में क्या है? निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी भारत में उच्चतम विकास दर देखी गई? मतलब कौन सी वैसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उच्चतम विकास दर देखी गई थी? तो ये जो हमारी जो थी, ये थी हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर जाएगा। तो कितना लक्ष्य था इसका? देखी गई थी 7.9, 7.9% को देखा गया था इसको, 7.9। ठीक है, इसको लिख लेंगे। उच्चतम विकास दर किस में रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में वो बदल गया था, क्योंकि नीति आयोग हो गया था। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे उच्चतम विकास दर रही थी 7.9। अब आप सोचोगे कि सर तो अगर इसमें इतना है तो 10वीं में कितनी रही होगी? 10वीं में आपकी रही थी, 10वीं में रही थी आपकी 7.7%, 7.7% ये रही थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी 5.5%, 5.5%। ओके, 8वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी 6.5%, ये रही थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये जो थी यानी कि मानव संसाधन विकास के अंतर्गत रोजगार, इसमें क्या रखा गया था? इसमें रखा गया था कि इसमें मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर केंद्रित थी, ये वाली योजना। अब यहाँ से बात आती है कि सरकार ने भारत सरकार ने कई ना आर्थिक नीतियों का शुभारंभ किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें आप लिख लेंगे जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो था, 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1997 से लेकर के और 202 के बीच। सही है, ध्यान रखेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1997 से लेकर 202 के बीच तक चली। ठीक है, अब इसमें उस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो लिख लेंगे, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तीव्र यानी कि तीव्र, तीव्र 10वीं पंचवर्षीय सॉरी, ये बात कर रहे थे 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार वो था, ये उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। 10वीं वाले के लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय को दूर न करना, प्रति व्यक्ति आय दो न करना। ठीक है, इसको कर लेंगे। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास, इसका कर लेंगे। तीव्र और अधिक समावेशी विकास।
अधिक समावेशी विकास, ये आप कर लें, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह और इस्पात का कारखाना शुरू नहीं हुआ था? ये कह रहा है नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राउरकेला उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, या सी सही है, या डी सही है, या ए और डी इनमें नहीं हुआ था। वो कह रहा है किस में नहीं हुआ था, तो ये आप बताएंगे किस में नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ जल्दी बताएंगे दोस्तों किस में नहीं हुआ था। यस, किस में नहीं हुआ था? तो राउरकेला कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहाँ पर है? दुर्गापुर है आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए दोस्तों, तो इसमें आप लिखेंगे भिलाई, जो भिलाई है, चलिए यस, भिलाई जो है, यानी कि भिलाई किसकी सहायता से? भिलाई रूस की सहायता से, रूस देश की सहायता से संयंत्र को स्थापित किया गया था। और जो भिलाई है, कब किया गया था? 1959, ठीक है, 1959 में। और 1959 में ही कौन सी योजना चल रही थी? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो रूस भिलाई आ गया, समझ में बात आ गई होगी। यहीं पे बात चलती है। और रूस की सहायता से दूसरा कौन सा था? रूस की सहायता से एक और लगाया गया था, जब जब उसी समय भिलाई, चलो इसको बाद में देखेंगे। भिलाई जब इसी समय 1959 की बात करते हैं, तो राउरकेला जो उड़ीसा में है, 1959 में ही इसमें और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ साथ इसमें भी लगाया गया था। बट राउरकेला में किसकी सहायता से लगाया गया था? ये लगाया गया था जर्मनी की सहायता से। किससे? जर्मनी की सहायता से, ध्यान रखेंगे। ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया, और ये लगाया गया किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। दोनों पंचवर्षीय योजना में लगाए गए, ये भी 1959 में और ये भी 1959। तो राउरकेला कहाँ गया? जर्मनी। और भिलाई कहाँ गया? रूस की सहायता से। ये ध्यान रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोनों लगाए गए। बात आती है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर में कब कब कौन से सन में लगाया गया था? तो दुर्गापुर में 19 1962 में लगाया गया था। और ये लगाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था, ब्रिटेन की सहायता से, ध्यान रखेंगे। दोबारा सुन लो, भिलाई रूस की सहायता से 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था। और राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है, तो इसमें अब आप समझ ही गए हो आंसर कौन सा है, ठीक है। एक आगे रह गया, क्वेश्चन रह गया था, बोकारो। बोकारो किसकी सहायता से लगाया गया था? बोकारो लगाया गया था, किसकी सहायता से लगाया गया था? ये रूस की सहायता से लगाया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, बोकारो। और यहाँ बोकारो के बारे में एक बात और लिखेंगे। तो बोकारो के बारे में एक बात ये लिखेंगे कि ये एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। बोकारो कौन सा है? एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है बोकारो, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? बोकारो की तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत एशिया का सबसे बड़ा, रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्तों। समझ में बात आ गई होगी। तो वो कह रहा है कि दौरान लौह का इस्पात का कारखाना शुरू नहीं किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखो ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। और बोकारो जो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, डी इज
केवल डी होगा, यही तो नहीं है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना अवकाश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना अवकाश, योजना अवकाश के रूप में वर्णित वार्षिक योजना को योजना के दौरान लागू किया गया था। यानी योजना अवकाश के रूप में वर्णित योजना के किस योजना के दौरान वर्णित किया गया था। योजना अवकाश को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि योजना अवकाश को कौन सी सन थी जबकि इसको योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया था, बताइए दोस्तों। तो हमारा ये ऑप्शन जाएगा 1966 से लेकर 1969 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर थोड़ी छोटी बातें, तो क्यों हुई थी ये योजना अवकाश की अवधि, इसको देखेंगे, इसको लिख लेंगे। इस अवधि के योजना, इसी अवधि को क्या कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। कि उनसे 1966 से लेकर के 1960, यहाँ पे बहुत उथल पुथल हुई थी देश के अंदर, प्राकृतिक आपदाएं भी आई थी और हमारे बाह्य युद्ध भी हुए थे। क्या बाह्य युद्ध, और क्या मतलब बाह्य युद्ध भी हुए थे, दूसरे देश से युद्ध हुए थे, और प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा होना, है ना, सूखा पड़ गई थी, उस समय भी योजना अवकाश हुआ था इस साल 1966 से लेकर 1969 के बीच में। और यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे बस कि जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय, कौन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय की बात है ये। और उस समय क्या हुआ था, सबसे पहले एक योजना इसमें क्या हुआ था, भारत चीन का युद्ध हुआ था। क्यों 1962 में हुआ था, आपको पता है 1962 में क्या था, भारत चीन युद्ध हुआ था। उसके बाद में उसने मौका उठाते हुए पाकिस्तान भी बीच में कूद गया। तो जब पाकिस्तान बीच में कूद गया तो 1965 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ। पहले युद्ध किससे हुआ था, चीन से युद्ध हुआ था। उसके बाद में फिर किससे युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो ये इस तरीके की अवधि को 1965 से लेकर के, अगर कायदा तो ये कहता है कि 1965 से लेकर 19, फिर क्या हुआ था 1965 से लेकर के, थोड़ा सा और देखें, 1965 से लेकर के 1966 तक भारत में सूखा आ गया। क्या आ गया, भारत में सूखा। तो ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बात आ गई। तो ये इस तरीके से रहा है कि मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं भी आई हैं, बाह्य युद्ध आक्रमण भी हुए हैं। तो इसलिए किसको 1966 से लेकर 1969 के बीच की बात है सारी की सारी, इसमें क्या है, योजना अवकाश के रूप में इसको देखा जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध, चीन युद्ध, मुद्रास्फीति गिर गई थी, भीषण सूखा पड़ा था, रुपये का अवमूल्यन भी हो गया था। तो ये सारी चीजें थी जो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विकास कार्य नीति के नेहरू नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है। तो नंबर आगे कह रहा है कि पूंजीगत माल के उद्योगों का विकास करना, अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख अंतर्भुक्ता करना, या सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियम डीरेगुलेशन और विनिवेश करना, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व में वृद्धि करना। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन से आंसर सही है बताएंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो अपना दोस्तों आंसर होगा वो कौन सा नंबर 6 का आंसर होगा बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर सी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियम यानी डीरेगुलेशन का निवेश करना, ये ऑप्शन नंबर सी है अपना करेक्ट आंसर होगा। बजट के ऊपर बात करते हैं। बजट क्या है, बजट एक साधन है, किस चीज़ का साधन है, सरकार की मौद्रिक नीति का साधन है, सरकार की वाणिज्यिक नीति का साधन है, या सरकार की राजकोषीय नीति का साधन है, सरकार के पैसे बचाने की नीति का साधन है। बताइए दोस्तों, सर ये जो है बजट क्या है, बजट एक सरकार की वाणिज्यिक नीति है। कौन है, और इसको किसके अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 112 यानी कि 112 के तहत इसको पेश किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और 112 के तहत इसको किया जाता है। हाँ ये, अब इस समय जो बजट पेश कौन करता है, यानी कि निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वर्तमान में, वो इसको, और इसके एक दिन पहले क्या है, एक हलवा सेरेमनी होती है, वो अब भी निभाई जाती है।
जो कि इस तरीके से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें यहाँ पर अगर आपका आता है कि ये आगे चलो बाद में बताएंगे, तो ये हो गया कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट। यस, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यस, बताइए दोस्तों कितनी राशि आवंटित की गई है? यस, ऑप्शन नंबर ए 60,000 करोड़, 62,000 करोड़, 65,000 करोड़, 68,000 करोड़। यस, बताएंगे जल्दी। यस, बताइए दोस्तों कि इसमें कौन सी कितनी धन? 68,000 करोड़, 68,000 करोड़ पीएम किसान निधि योजना के तहत आवंटित की गई है। 200 करंट का क्वेश्चन है, 222 और 223 के लिए। ठीक है दोस्तों, कितनी धनराशि ये करी गई है? 68,000 करोड़। पिछला एक क्वेश्चन था, इसमें मुझे कुछ बताना रह रहा था बजट के बारे में। यस, यहाँ से एक बजट के बारे में क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे। इसमें बजट के बारे में लिखेंगे, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक भी कहा जाता है। जेम्स लिखेंगे, जेम्स विल्सन को, जेम्स विल्सन को, जेम्स विल्सन को बजट यानी कि भारतीय बजट, भारतीय भारतीय बजट का संस्थापक, भारतीय बजट का संस्थापक, भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, यानी कि फिर दोबारा देख लेंगे, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और आर्टिकल बता दिया 112, यानी कि अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया जाता है। ये चीज़ें सारी हो गई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 68,000 करोड़ 2022 और 23 के लिए आवंटित की गई राशि है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया था कब? आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, ये बताएंगे। यस, कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, यस, ऑप्शन नंबर ए 1965 से लेकर 66 के बीच में, या 72 से लेकर 79 के बीच में, 1948 से लेकर के 949 के बीच में, 1950 से लेकर 51 के बीच में। तो ये भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किया गया था, तो 1950 से लेकर 51 के बीच में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर थोड़ी जो एक बात है इंपॉर्टेंट, मैं आपको लिख लेंगे। ये है पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो पहले आर्थिक मुख्य सलाहकार थे श्री जे जे अंजरी पार्थ, श्री जे जे अंजरी पार्थ, ये अंजरी पार्थ। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ये लिख लेंगे, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति है ना, सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में है। और जे जे अंजरी पार्थ कौन थे? पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। आगे क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बुनियादी व्यवस्थाएं सूचकांक का डेटा निम्नलिखित कार्यालयों, विभागों, संगठनों में से किस में से लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। किसके द्वारा लिया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? ये हमारी बुनियादी आवश्यकताएं सूचकांक जो होता है, इनका डाटा किसके अनुसार लिया जाता है? तो इनका जो डाटा लिया जाता है, बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा या सांख्यिकी कार्यक्रम के द्वारा? यस, जल्दी बताएंगे किसके द्वारा लिया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। कार्यक्रम नहीं लगाएंगे,
कार्यक्रम अलग हो गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये जो हमारे बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, इनका सब सूचकांक का डेटा जो लेता है वो कार्यालय लेता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ यदि आपके लिए ज़रा सी भी हेल्प कुछ हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, वॉचिंग माय वीडियो।